चैलेंजर स्पेस शटल की लॉन्च से सिर्फ एक रात पहले नासा के इंजीनियर बॉब एवलिंग अपने घर आए और इंतहाई दुखजदा लहजे में अपनी बीवी को कहा कि कल सुबह ये शटल फटने वाली है। अगली सुबह 28 जनवरी 1986 को सुबह के 11:40 पर स्पेस शटल को लॉन्च किया गया। हवा में लिफ्ट होने के 73 सेकंड्स के बाद वही हुआ जिसकी प्रेडिक्शन इंजीनियर बॉब एवलिंग ने की थी। स्पेस शटल फटकर टुकड़ों में बट गई और देखते ही देखते आग बगोला होकर जमीन पे आ गिरी। पर सवाल ये है कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जो बॉब एवलिंग इस हादसे के बारे में इतना यकीन से कह रहे थे। चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर क्यों और कैसे पेश आया और इसका असल जिम्मेदार कौन था। नाजरीन, ये मंजर पूरी दुनिया लाइव ब्रॉडकास्ट पे देख रही थी जब चैलेंजर आसमान में फटकर एक फायर बॉल बना और नीचे ओशन में आकर गायब हो गया। ये ना सिर्फ नासा और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, बल्कि इस दिल दहला देने वाले वाक़े ने पूरी दुनिया को सोग में धकेल दिया। चैलेंजर 7 लोगों को स्पेस में लेकर जा रहा था जिनकी कुर्बानी को दुनिया आज भी नहीं भूल पाई। चैलेंजर को असल में 1975 में स्पेस शटल प्रोग्राम की एक टेस्ट सर्विस के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर 1979 में चैलेंजर को एक एक्चुअल स्पेस क्राफ्ट में बदल दिया गया। इसको पहली बार 1983 में दुनिया की पहली फ्री स्पेस वॉक के लिए लॉन्च किया गया था। ना सिर्फ इतना, बल्कि यही वो शटल थी जो अमेरिका की पहली खातून एस्ट्रोनॉट को भी स्पेस में लेकर गई थी। लेकिन इस मिशन में चैलेंजर को पहले से भी ज्यादा अटेंशन मिल रही थी क्योंकि इसमें एक हिस्ट्री की टीचर भी मौजूद थी। 37 साला क्रिस्टा निकोलव यूएस स्टेट न्यू हैम्पशायर में एक स्कूल टीचर थी जिनको नासा की तरफ से स्पेस में जाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। नासा ने स्पेस प्रोग्राम की मार्केटिंग के लिए स्कूल टीचर्स को स्पेस में भेजने का प्लान बनाया था ताकि वो स्पेस में जाकर बच्चों को लाइव लेक्चर दे सके। ये जानकर स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। यही वजह थी कि निकोलव की इस मिशन पर मौजूदगी पूरे मीडिया को लाइव कवरेज देने पर मजबूर कर रही थी। इसके अलावा नासा ने पहले से इस मिशन की डेट और टाइम अनाउंस कर रखा था और मुख्तलिफ स्कूल्स को चैलेंजर के लॉन्च की लाइव सैटेलाइट फीड भी पहले से दे रखी थी। ये प्रोग्राम नासा के दूसरे प्रोग्राम्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा देखा जाना था, जिसमें ज्यादातर व्यूअर्स स्कूल के बच्चे थे। यहाँ आपको बताते चलें कि सिर्फ क्रिस्टा निकोलव की मौजूदगी ही इस मिशन को बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं बना रही थी, बल्कि उस वक्त बच्चों के फेमस कैरेक्टर बिग बर्ड को भी स्पेस में लेकर जाने के लिए बात चलाई गई थी। लेकिन आखिरी टाइम पे मिशन कंट्रोल ने उसकी इजाजत नहीं दी। इस मिशन के पायलट माइक स्मिथ थे जिनकी ये पहली स्पेस फ्लाइट थी, पर क्या मालूम था कि ये इनके कैरियर की आखिरी भी होने वाली है। माइक को धमाके से पहले ही पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ जरूर है और इस बात का अंदाजा तब हुआ जब एक्सप्लोजन से सिर्फ चंद सेकंड पहले जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो माइक स्मिथ की थी। ओहो, ये थे उनके आखिरी अल्फाज और उसके बाद शटल से राब्ता टूट गया। पर सिर्फ पायलट माइक स्मिथ ही नहीं थे जिनको धमाके से पहले ही पता चल चुका था। चैलेंजर की लॉन्च से एक दिन पहले 4 इंजीनियर्स भी ये बात जानते थे। ये इंजीनियर्स नासा के कॉन्ट्रैक्टर मॉर्टन थाइकॉल की तरफ से थे। उन्होंने एक रात पहले ही अपने मैनेजर्स और नासा के ऑफिशियल्स को कहा था, उनको कायल करने की कोशिश की थी कि चैलेंजर के लॉन्च को डिले कर दिया जाए। इंजीनियर की रिकमेंडेशन पर एक मीटिंग भी बुलवाई गई जिसमें उनका कहना था कि आज से पहले शटल को इतने फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में कभी भी लॉन्च नहीं किया गया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्योंकि शटल के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते वक्त रबड़ की ओ रिंग्स डाली जाती है। ये रबड़ रिंग्स फ्रीजिंग क्लाइमेट में अपनी परफॉर्मेंस कम कर देती है। नासा की एडमिनिस्ट्रेशन को ये वजह इतनी अहम नहीं लगी और उन्होंने इंजीनियर्स की रिकमेंडेशन को रद्द कर दिया। इनमें से एक इंजीनियर बॉब एवलिंग जब मीटिंग से फारिग होकर वापस घर गए तो उन्होंने अपनी बीवी को इंतहाई दुख भरे लहजे में कहा, इट्स गोइंग टू ब्लो अप।
इस वाक़े के बाद बॉब एवलिन तो रिटायर हो गए, लेकिन कई सालों के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके फैसले को रद्द करने की वजह से उनकी एक भी रात परेशानी के बगैर और सुकून से नहीं गुजर पाई। इस हादसे के 20 सालों के बाद भी वो मरते दम तक अपने आप को चैलेंजर डिजास्टर का कसूरवार ठहराते रहे। असल में नासा के कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स 100% सही थे। उस दिन हुआ क्या था, ये जानने के लिए हम चैलेंजर की ये फोटो देखते हैं। ये जो प्लेन की तरह दिखता है, इसको स्पेस शटल कहते हैं। ये किसी नॉर्मल जहाज की तरह फ्लाई कर सकता है और लैंड भी इसी तरह से करता है, लेकिन स्पेस में जाने के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट चाहिए होता है, और ज्यादा थ्रस्ट का मतलब है कि ज्यादा फ्यूल भी जलेगा। ज्यादा फ्यूल स्टोर करने के लिए ये ऑरेंज ब्राउन कलर का टैंक इसके साथ अटैच्ड होता है। इसमें नॉर्मली ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन होता है। क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन तो होता नहीं, इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन भी इसी में होता है। पर सिर्फ शटल के तीनों इंजन्स ही इसको ऊपर लेकर जाने के लिए काफी नहीं होते। इसकी दोनों साइड्स पे सॉलिड रॉकेट बूस्टर भी लगे होते हैं, जो कि स्पेस में एंटर होने से पहले ही शटल से अलग होकर ओशन में गिर जाते हैं। इन रॉकेट बूस्टर्स के कंबशन चैम्बर के पार्ट्स आपस में एक रबड़ सील के जरिए जुड़े होते हैं, ताकि गर्म गैसेस कहीं और से नहीं बल्कि सिर्फ दिए गए एग्जॉस्ट से बाहर जाए। उस दिन सब कुछ सही था, सिर्फ मसला था कि फ्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से वो रबर सील्स, जिनको ओ रिंग्स भी कहा जाता है, वो सख्त हो गई थी, और जाहिर है सख्त होने की वजह से वो गैसेस को अच्छी तरह से नहीं रोक पाई। दोनों में से एक रॉकेट, जो कि कैमरा में नजर नहीं आ रहा, लॉन्च के वक्त ही उसकी ओ रिंग काम करना बंद कर गई थी। गर्म गैसेस लीक होती रही और साथ लगे मेन फ्यूल टैंक की बॉडी पे लगती रही। ये गर्माइश कोई मामूली नहीं होती, 6000 डिग्री सेल्सियस। ये इतनी ही गर्माइश है जितनी सूरज की सतह गर्म होती है। मेन फ्यूल टैंक की चादर कुछ देर तक ये गर्माइश बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर 70 सेकंड्स के बाद उसकी चादर मेल्ट हो गई और उसके अंदर मौजूद लिक्विड हाइड्रोजन 46,000 फीट की बुलंदी पे एक जोरदार धमाके से फट गया। हादसे के कई मिनटों के बाद तक एक खामोशी सी छाई रही। पहले तो सबको यही लग रहा था कि इसमें मौजूद 7 के 7 क्रू धमाके के साथ ही दम तोड़ गए होंगे, पर कुछ अरसे बाद इन्वेस्टिगेशन से जो मालूम पड़ा वो और ज्यादा परेशान कुन लम्हा था। एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये साबित हुआ कि एक्सप्लोजन के बाद शटल का केबिन फौरन डीप्रेशराइज नहीं हुआ था, जिसका मतलब है कि धमाके के बाद भी ओशन पर गिरने तक उसके अंदर सारा क्रू जिंदा मौजूद था। ये नासा के स्पेस फ्लाइट मिशन में पहली बार हो रहा था कि दौरान परवाज उन्होंने अपना क्रू आसमान में ही खो दिया। इस वाक़े से 19 साल पहले 1967 में अपोलो 1 मिशन के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई थी, लेकिन वो हादसा ग्राउंड टेस्टिंग करते पेश आया था। जिस दिन चैलेंजर को लॉन्च होना था, उस दिन यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को भी लाइव स्पीच करनी थी, लेकिन हादसे की वजह से उन्होंने अपनी एनुअल स्पीच डिले कर दी और लाइव आकर हादसे में मरने वालों के लिए दुख का इजहार किया। एक्सप्लोजन के बाद चैलेंजर का मलबा अटलांटिक ओशन में मीलों दूर तक फैल गया। नेवल क्रू को कई हफ्तों की खोज के बाद मलबे के ज्यादातर हिस्से मिल गए, लेकिन शटल केबिन फिर भी नहीं मिल पाया। आखिरकार 6 हफ्तों की खोज के बाद नेवल डाइवर्स को शटल केबिन मिला, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स की बॉडीज मौजूद थी। ये केप कैनावरल से 15 मील दूर पानी से 100 फुट नीचे से मिला था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये बताया गया कि इस हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार नासा खुद है, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर लॉन्च रूल्स को नजरअंदाज किया था, जबकि इंजीनियर्स ने बार बार एतराज किया था कि लॉन्च के लिए मौसम काफी ठंडा है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर नासा ने ये वार्निंग्स क्यों इग्नोर की। इसके कई सारे फैक्टर्स माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा ये है कि नासा को हर साल 24 स्पेस मिशंस करने का टारगेट पूरा करना था। टारगेट को पूरा करने के लिए नासा ने अपने लोगों पर उनकी काबिलियत से ज्यादा लोड डाल रखा था। एक्सप्लोजन के बाद अगले 3 सालों तक नासा ने अपने तमाम स्पेस प्रोग्राम्स सस्पेंड कर दिए, और इस दौरान नासा में बहुत चेंजेस की गई, जिसमें सेफ्टी के लिए प्रेसिडेंशियल पैनल भी बनाया गया। इस पैनल को रॉजर्स कमीशन का नाम दिया गया, जिसमें स्पेस मिशन के जाने माने नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सैली राइट को भी शामिल किया गया। इस कमीशन का काम था कि चैलेंजर डिजास्टर की तरह अगली बार कोई और हादसा ना होने पाए।
चैलेंजर का मलबा अगले कई सालों तक मुख्तलिफ बीचेस पर तैर कर आता रहा, लेकिन एक चीज ऐसी थी जो इस हौलनाक हादसे में पूरी तरह से बच गई, और वो था ये सॉकर बॉल। में मौजूद क्रू मेंबर एलिसन ओनिजुका को उनकी बेटी ने अपनी सॉकर बॉल गुड लक के तौर पे दी थी। ये बॉल उन्होंने अपने केबिन के लॉकर में एक काले बैग में रखी हुई थी। मौजूदा तौर पे हादसे में ये सॉकर बॉल बच गई, जो सर्च पार्टी को सही सलामत मिल गई। ये बॉल एलिसन की बेटी को वापस कर दी गई। चैलेंजर की याद में इस बॉल को स्कूल में ही डिस्प्ले करके रख दिया गया। इस वाक़े के 30 सालों के बाद एस्ट्रोनॉट शेन किम्ब्रो ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने से पहले ये बॉल स्कूल से ली और उसको अपने साथ ISS ले गए। 2017 में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही एक इमोशनल फोटो ट्वीट की, जिसमें वही सॉकर बॉल जीरो ग्रेविटी में तैर रही थी जो 30 साल पहले हादसे की वजह से स्पेस में नहीं जा पाई थी।